नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए ये विज्ञान शिक्षण का जो पेपर है उसका मॉडल पेपर पहला डाला जाएगा और इसका दूसरा मॉडल पेपर भी आपको यूट्यूब पर डल चुका है। तो आप सभी विद्यार्थी इस 60 नंबर में से 24 नंबर आपको लाना ज़रूरी है। और आप लोग अब हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। आपको इस टेलीग्राम पर रेट के लिए नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासें भी मिलेंगी। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को त्रिमुखी किसने बताया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। क्या हो जाएगा? जॉन डीवी। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? आंसर होगा आपका कल्पना चावला थी। और पुरुष पूछा जाए तो आपका राकेश शर्मा होगा। किस वैज्ञानिक को अपने विचार प्रकट करने के लिए जिंदा जला दिया गया था? तो उसका नाम था साथियों बोनो। कौन था? बोनो था, जिसको जिंदा जलाया था। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय अधिगम का प्रमुख सोपान क्या है? तो आपको यह आंसर रखना है, मौन वाचन भी है, मानस चित्रण भी है और सारांशीकरण है। ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है? तो कपूर और नौशादर के अंदर पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब ऐसे पदार्थ जो ठोस से गर्म करने पर सीधे गैस में बदलते हैं और ठंडा करने पर गैस से सीधे ही ठोस में बदल जाते हैं। तो ऐसे गुण को हम ऊर्ध्वपातन गुण कहते हैं। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? तो याद रखेंगे अपना वैधता के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो आपको याद रखना 2 प्रकार की होती है, संवेगी और बौद्धिक। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विज्ञान क्लब के 2 उद्देश्य लिखिए। तो विज्ञान क्लब के 2 उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और दूसरा उद्देश्य विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देना। क्वेश्चन नंबर अगला है 11वां, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी हिंदी में बात करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या किसे कहते हैं? 12वां क्वेश्चन, पाठ्यचर्या किसे कहेंगे? पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है और पाठ्यक्रम तो उसका एक अंश मात्र है। सामान्यतः पाठ्यचर्या को उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षक व छात्र द्वारा गतिविधियों एवं मूल्यांकन के समग्र रूप में समझा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विस्तृत परावर्तन और नियमित परावर्तन क्या है? तो देखिए, विस्तृत परावर्तन, जब समांतर किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती हैं तो परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती, ऐसे परावर्तन को हम विस्तृत परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन किसे कहेंगे? जब समांतर किरणें किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित होती हैं तो परावर्तित किरणें परस्पर समांतर हो जाती हैं, इस परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, देखिए क्लास को लाइक कीजिए आप लोग सभी विद्यार्थी। अनुसंधान के गुण व दोष लिखिए। तो अनुसंधान के गुण देखेंगे आप लोग। सबसे पहले, कई अच्छे गुणों का विकास करती है अनुसंधान विधि, अनुशासन बनाने में सहायक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, व्यक्तिगत शिक्षण में उपयोगी है, अध्यापक व विद्यार्थी के साथ संबंध भी बनाती है। अगर हम इसके दोष की बात करें, दोष यानी कमियां, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, उन्नति में बाधक होती है, समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाती, इस विधि से त्रुटिपूर्ण निर्णय की संभावना रहती है, इस विधि के लिए अनुभवी अध्यापक बिल्कुल नहीं मिल पाते हैं। ठीक है भाई। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, प्रायोजना विधि का अर्थ एवं उसकी विशेषताएं लिखिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रायोजना विधि वाला, किलपैट्रिक इसके जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर 15वां है, विज्ञान और इतिहास में सह संबंध बताइए। विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है? इतिहास में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कारों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करना बहुत ही उपयोगी है। कुछ महत्वपूर्ण खोजों और आविष्कार कई प्रसिद्ध सम्राटों के शासन में हुई जिन्हें विज्ञान को आश्रय दिया। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में वैज्ञानिक क्षेत्र में जर्मनी ने नेतृत्व प्राप्त कर लिया था। कई वैज्ञानिक चीज़ों के निर्माण पर एक छत्र शासन जमाने का कारण प्रथम विश्व युद्ध का मार्गदर्शन प्रशस्त हुआ। मनुष्य की कहानी, धरती की कहानी, पहिए की कहानी आदि विषयों के लिए विज्ञान और इतिहास का समवाय बहुत ही जरूरी है। तो ये विज्ञान और इतिहास का संबंध हो गया। अगला क्वेश्चन है, अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करना है। आगे बात करते हैं, हम 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। ओजोन परत को बचाने के लिए 2 प्रमुख उपाय क्या है? तो वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यातायात के साधनों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसके कारण पेट्रोल, डीजल आदि का धुआंधार या अंधाधुंध दोहन हो रहा है।
इनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहे हैं। ओजोन परत को बचाने के लिए उपाय देखिए आप लोग। पहला उपाय क्या करेंगे, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक साधनों का उपयोग करेंगे। जैसे सीएनजी का सबसे ज़्यादा प्रयोग करें आप लोग पेट्रोल डीजल की जगह। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि का कम से कम उपयोग करें। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं साथियों, CFC का पूरा नाम है, याद रखेंगे आप लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला 8वां में क्वेश्चन है अपना कि कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का क्या महत्व है। इसको आप लोग खुद पढ़ के जाएंगे। देखो, जिन प्रश्नों को मैं 8वां में बता रहा हूँ उनको आप खुद पढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद पढ़ के जाएं। अब मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य देखिए आप लोग, शिक्षण की प्रक्रिया के प्रमुख 3 घटक है। पहला है शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। ठीक है, ये किसके अनुसार है, जॉन डीवी के अनुसार। त्रिमुखी प्रक्रिया बताया उसने। इन तीनों घटकों की परस्पर क्रिया में शिक्षण निहित है, शिक्षा निहित है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंतःक्रिया पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है। अब इसके उद्देश्य देखिए आप लोग। पाठ्यक्रम को बालक की चिंतन, मनन, तर्क वितर्क, चिंतन मनन, तर्क वितर्क, विभेद शक्ति, विवेक शक्ति एवं निर्णय शक्ति आदि सभी मानसिक क्रियाओं का विकास भी करना चाहिए। पाठ्यक्रम को ज्ञान अनुसंधान की सीमाओं को बढ़ाने के लिए अन्वेषकों का सृजन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को बालक के विकास की विभिन्न आस्थाओं से संबंधित सभी अवस्थाओं और योग्यताओं का विकास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, देखिए, पर्ण द्वारा यानी पत्ती के द्वारा जल वाष्प का उत्सर्जन होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एक प्रयोग देखेंगे, एक छोटे गमले में लगे पौधे को कांच की प्लेट में रख करके उसे बेलजार से ढक देते हैं। बेलजार के मुख पर वैसलीन लगा देते हैं ताकि वायु वाष्प का विनिमय ना हो, वायु तथा वाष्प का विनिमय ना हो। कुछ समय के बाद में हम बेलजार की भीतरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं, तो ये जल की बूंदें क्या होती हैं, जल वाष्प के रूप में बदल जाती है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, कोशिका भित्ति की संरचना एवं उसके कार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग, आएगा एग्जाम में 100%। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत लिखिए। अगले देखिए आप लोग, क्वेश्चन 19वां है, मूल्यांकन यह एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय प्रदान किया जाता है। अब इसके सिद्धांत देखेंगे। मूल्यांकन का सीधा संबंध शैक्षणिक उद्देश्यों से होता है, अतः शैक्षणिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। मूल्यांकन को अंत्य न समझकर इसे दूसरी वस्तुओं या प्रत्ययों की प्राप्ति का साधन मानकर चलना चाहिए। तीसरा इसका उद्देश्य है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में निर्णय मूल्य अत्यंत आवश्यक है, अतः शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर वस्तुनिष्ठ व परिपक्व निर्णय लेना चाहिए या होना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रुटियों से बचने के लिए अत्यंत सावधानी पूर्वक कार्य करना भी चाहिए। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है कि प्रायोगिक कार्य के मूल्यांकन का महत्व समझाइए। प्रायोगिक कार्य में मूल्यांकन का महत्व समझाइए। 19 के बाद 20वां क्वेश्चन है, आगमन तथा निगमन विधि के गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, आगमन विधि के गुण देखिए आप लोग, छात्रों का मानसिक विकास करती है। इस विधि में छात्र स्वयं सक्रिय रहता है और नया ज्ञान प्राप्त करके आत्मसंतोष प्राप्त कर लेता है। तीसरा गुण है, यह एक स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। अब आगमन विधि के दोष देखेंगे आप लोग। यह विधि कभी कभी छात्रों को दूषित व गलत निष्कर्षों की ओर ले जाती है। ज्ञान प्राप्ति करने की प्रगति बहुत धीमी होती है। बालक इस सिद्धांत में पहुंचने पर बहुत समय लेता है। इस विधि की सफलता के लिए एक अध्यापक को काफ़ी परिश्रम और समझदारी की आवश्यकता होती है और वयस्कों के लिए इस विधि का प्रयोग अमनोवैज्ञानिक है। तो ये हमारी आगमन विधि के गुण दोष हुए। अगला है हमारा निगमन विधि के गुण देखिए। इस विधि के प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। निगमन विधि द्वारा बालक शुद्ध नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस विधि के द्वारा कक्षा के सभी बालकों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त होती है। तो ये अपने निगमन विधि के गुण हैं। अब निगमन विधि के दोष देखिए। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर तथा अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का पालन करती है। भौतिक शिक्षण में छोटे छोटे बालकों की रचनात्मक प्रवृत्ति होती है। निगमन विधि द्वारा रटा हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क का स्थायी अंग नहीं बन पाता। ये रटंत विद्या को बल देती है, ठीक है ना। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए विभिन्न आयामों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला है 21वां,
विज्ञान का अन्य विषयों के साथ क्या क्या सहसंबंध है? तो देखिए आप लोग, पहला है विज्ञान का गणित के साथ सहसंबंध। गणित की सहायता के किए बिना बहुत से वैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों की पुष्टि नहीं की जा सकती। प्रकाश संबंधी बहुत से नियमों को सिद्ध करने के लिए रेखा गणित का सहारा लिया जाता है। नए वैज्ञानिक तथ्यों की खोज सांख्यिकी के बिना करना असंभव है, इसलिए गणित का विज्ञान के साथ संबंध होता है। उसके बाद विज्ञान का इतिहास के साथ क्या संबंध है? विज्ञान का इतिहास विज्ञान के अध्यापन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैज्ञानिक अनुसंधान जो भूतकाल में किए जा चुके हैं इतिहास का विषय बन जाते हैं, इसका ऐतिहासिक महत्व हो जाता है। तीसरा है साहित्य व भाषा के साथ में क्या संबंध है विज्ञान का? विज्ञान तथा साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। साहित्य तथा भाषा के प्रयोग से ही वैज्ञानिक खोज की बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। विज्ञान के अन्वेषण का सही वर्णन शुद्ध भाषा और सही शब्दों को द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य विज्ञान के साथ में क्या संबंध है? देखिए विज्ञान का, स्वास्थ्य विज्ञान हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करता है। शरीर के आंतरिक अंगों की सही प्रकार से कार्य करने के लिए भोजन तथा दवाइयों की जानकारी स्वास्थ्य विज्ञान में दी जाती है। अब भूगोल के साथ संबंध है देखिए विज्ञान का। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन विज्ञान की सहायता से किया जाता है। दिन रात बनने के चक्र को विज्ञान की सहायता से ही स्पष्ट किया जाता है। अगला है हमारा विज्ञान का कला शिक्षा के साथ संबंध। विज्ञान के सभी उपविषयों में छात्रों से आशा की जाती है कि वे सुंदर चित्र बनाने से योग्य हो। विशेषतः जीव विज्ञान के पाठों में सुंदर चित्र का अपना महत्व रखता है। भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में भी चित्र बनाने पड़ते हैं। ये तभी संभव है जब व्यक्ति को चित्र कला का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना क्यों आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, समाज में विज्ञान का क्या महत्व है? विज्ञान पर समाज के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं पहले विज्ञान का महत्व समाज के अंदर। विज्ञान तथा समाज के संबंध पर विचार किया जाए तो यह एक प्राचीनतम संबंध है जिसे हम वर्तमान समय तक सीमित रूपों में देखते आए हैं। प्राचीन समय का समाज भी विज्ञान के महत्व को स्वीकार करता है, जैसे चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण को इसलिए देखने से मना किया जाता है कि उसे देखने से पाप लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। यह प्राचीन अवधारणा है हमारी। विज्ञान इस प्रकार विज्ञान के अनुसार माना जाए तो इससे हमारी आंखों से रोशनी प्रभावित होती है, इसलिए नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार ही सिद्ध होता है कि विज्ञान तथा समाज का प्राचीनतम संबंध है। विज्ञान ने घरेलू जीवन, मनोरंजन, यातायात, दूरसंचार, संस्कृति व धार्मिक सभी स्रोतों को प्रभावित किया है जो निम्नलिखित है। क्या करेंगे आप देखिए। घरेलू जीवन में प्रकाश, चूल्हा, हीटर, कूलर, पानी निकालने की मोटर, अन्य उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। विज्ञान द्वारा समाज को भ्रम और अंधविश्वासों से छुटकारा मिल रहा है। विज्ञान ने आज परमाणु बमों का निर्माण करके युद्धों द्वारा मानव को विनाश के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। विज्ञान द्वारा आज हमारी चिकित्सा क्षेत्र में भी काफ़ी प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। शिक्षा को विज्ञान ने उन्नत बना दिया है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, मानव जीवन को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार से प्रभावित किया है, चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना है अथवा में। उसके बाद समस्या समाधान विधि पर एक लेख लिखिए, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाइए। तो देखेंगे सबसे पहले विद्युत धारा, किसी स्थान पर विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। यदि किसी स्थान से टी समय में, टी सेकंड में कुल कूलाम कितना निकल रहा है, क्यू कूलाम निकल रहा है। ठीक है ना। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है कूलाम, ध्यान रखें आप लोग। तो उस समय पर उस स्थान पर टी सेकंड में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। और हमारा सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा को आई से लिखेंगे। ठीक है ना। और क्यू अपॉन टी यानी कुल आवेश बटे कुल समय, तो इसका मात्रक क्या हो गया विद्युत धारा का? कूलाम प्रति सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, कूलामों की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आवेश का मात्रक कूलाम है, समय का मात्रक सेकंड है, तो विद्युत धारा क्या बनेगा? कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम बटे सेकंड, कुल मिलाकर के एम्पियर। एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने इस विद्युत धारा की खोज की थी, इसलिए उनके नाम पर एम्पियर रख दिया। विद्युत धारा का मापन किस चीज किया जाता है? अमीटर के द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। एक हम प्रभाव को दर्शाएंगे एक प्रयोग के द्वारा। एक 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कील लेंगे, लगभग 50 सेंटीमीटर लंबे तार और लेते हैं जिस पर विद्युत रोधी
पदार्थ चढ़ा होता है। इस तार के दोनों सिरों को रेगमाल से रगड़ करके विद्युत रोधी पदार्थ यानी एनेमल को हटा देते हैं। अब इस कील पर तार के लगभग 45 से 50 फेरे लपेटेंगे तथा दोनों सिरों को कुंजी व सेल से जोड़ करके परिपथ को पूर्ण कर लेंगे। जब कुंजी दबी ना हो तब कील के पास आलपिन लाएंगे तो हम देखते हैं कि उसमें विद्युत धारा नहीं बह रही, तो कील जो है आलपिन जो है कील से आलपिन नहीं चिपकती है। अब कुंजी को जैसे ही दबाया विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो आलपिन कील से चिपक जाती है, ठीक है ना, क्योंकि अब कील के अंदर क्या हो गया, विद्युत धारा प्रभावित हो गई है। इस पर बने चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। जैसे विद्युत क्रेन, विद्युत घंटी, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, ठीक है ना भाई। अब देखिए अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, ऊतक किसे कहते हैं। उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार के ऊतकों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये अपना दोनों मॉडल पेपर होते विज्ञान के। मैंने आपको यूनिट वाइज भी पढ़ाने की कोशिश की है, कुछ वो वीडियोज़ भी आप लोग देखना। धन्यवाद।